हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमपी साइंस या क्लास में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के जो केमिस्ट्री विषय है उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ये स्टडी किए थे कि धातु और अधातु क्या है, मेटल और नॉन मेटल क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम दिए थे। तो चलिए, इसी की कड़ी में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। लेसन 3 है। इसका हेडिंग क्या है? मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो लोग स्टडी ये कर चुके हैं, देख चुके हैं कि जो भी तत्व है, आपको मालूम है तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक भिन्न भागों में अभी तक नहीं तोड़ा जा सका है, अथवा तत्व जो वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसके परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु को मिलने से बना होता है। तो हम लोग को अब उस तत्व में से बांटना है, वर्गीकृत करना है। तो लोग बांट चुके हैं तत्व को ही। टोटल 118 तत्व हैं, उनको ही धातु और अधातु में बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया है। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। आज का क्लास जो है वो मेटल पर है, धातु पर है, उसके कौन कौन से भौतिक गुण है उस पर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। जो धातु है उसके कई गुण होते हैं, भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बहुत प्रॉपर्टीज होते हैं उनके। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक गुण का। भौतिक गुण किसका? भौतिक गुण धातु का। तो सबसे पहला जो भौतिक गुण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम उसका एटॉमिक विन्यास लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्लास 9 में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। Na क्या है? Na क्या है? सोडियम। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो स्टूडेंट्स, हम एक धातु ले लिए। धातु का एग्जांपल ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु का कैसा होगा, इसको समझने के लिए इसको हमें बांटना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? आप क्लास 9 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपने ये स्टडी किया है, जाना है कि जो भी तत्व हैं उनकी जो परमाणु संख्या है, उस परमाणु संख्या को सेल और सब सेल में बांटने की क्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेल और सब सेल बांटने की क्रिया को। सेल और सब सेल क्या होता है? सेल आप जान चुके हैं, ये कोई परमाणु हो गया, परमाणु का नाभिकीय है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो ये जो ऐसे वृत्ताकार पथ मिला, इस वृत्ताकार पथ को ही हम सेल कहते हैं। और ये जो सेल होता है, पहला होगा तो इसको के स्विच करेंगे, दूसरा होगा तो उसको एल से, तीसरा होगा एम से, इस तरह से के एल एम एन ओ पी, इस तरह से उसको एक बांटते हैं। ये सेल हो गया। अब इस सेल को, ये जो सेल है, सब सेल बांटा गया है। वो सब सेल क्या होता है? SPDF। इस तरह से 4 सब सेल्स होते हैं। ए से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। इसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। अब
कैसे बांटते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लें। तो जो परमाणु संख्या है उसको सेल और सब सेल बांटने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब ये होगा कि 11 है तो इसको कैसे हम बांटेंगे। तो देखिए पहले कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, इसलिए सबसे पहले 2 लिखते हैं। इसके बाद दूसरे में मैक्सिमम जो है 8 रह सकता है, तो उसको 8 लिखते हैं। हमको जोड़ना भी है, 2 8 कितने हुए 10। अब कितना बचा, 1 बचा, 10 1 11, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हमको देखना ये अंतिम कक्षा में कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया। तो अंतिम कक्षा में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जो धातु होंगे, जैसे कि हमने ऊपर में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो अंतिम कक्षा में 1 स्लैश मतलब या 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इन्हीं में से 1 2 3 में से अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 से लेकर के 8 तक। कोई भी तत्व का 1 से 8 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 1 से लेकर 8 तक रख सकता है तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 8 तक। लेकिन जो मेटल होगा, धातु होगा, उसका 1 से लेकर 3 तक होगा। ये धातु हो गया। यानी कि पहला हमारा भौतिक गुण में क्या मिला कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर जब लिखेंगे हम, उसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा। एग्जाम्पल हो गया सोडियम का, इसका अंतिम कक्षा कितना है 1। आगे कुछ देख लेते हैं। इसके बाद में देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है परमाणु संख्या स्टूडेंट्स, हाँ 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। तो 12 होता है, तो इसको हम कैसे बांटेंगे, जस्ट उस तरह से इसको हम बांटेंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8। अब बताइए 2 8 कितना हुआ, 10 हुए ना। तो 10 कितना बचा और 2 10 2 12, तो यहाँ पे 2 हुआ। तो अंतिम कक्षा में कितना हुआ 2। तो यहाँ पर हम जब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो देखते हैं कि 2 है, तो चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 रहे इलेक्ट्रॉन या 2 रहे या 3 रहे तो वह धातु होगा, इसलिए मैग्नीशियम में क्या है, धातु है। इसी प्रकार से 13वें नंबर पे क्या है, Al 14 होता है। तो जो 14 है इसको Al 13 होता है। तो इसको जो हम बांटेंगे तो 2, इसके बाद में 8, उसको कितना 2 8 10 हो गया, 13 है, कितना हुआ 10 3 13, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि सोडियम का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, अल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों ही धातु हैं। इसी प्रकार से हम अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या को देखेंगे। यदि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम धातु में रखेंगे। पहला ये गुण हुआ। क्लियर हो गया। क्या हुआ भौतिक गुण में पहला कि इलेक्ट्रॉन धातु के अंतिम कक्षा में प्रायः 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई एक इनमें से 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि हम देख रहे हैं अब कार्बन 6, तो इसका पहला कितना होगा 2 और दूसरा कक्षा कितना बचा 4, अंतिम कक्षा कितना हो गया 4। ये अधातु हुआ क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में नहीं है। इस प्रकार से ये हो गया। तो पहला गुण स्टूडेंट्स हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यदि हम उसको बांटना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसके बाद में दूसरा जो गुण होता है धातु का, वह होता है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मक धातुएं जितनी भी होती हैं वो सभी विद्युत धनात्मक होती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। ये कैसे,
विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये सोडियम हो गया, परमाणु संख्या 11 हो गया, बांटेंगे 2 8 1। अंतिम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि यह दूसरे को त्याग कर देता है, तो जब त्याग कर देगा तो इसके पास अब कितना बचेगा? 8। इसका अष्टक पूरा हो गया। इसको बोलते हैं अष्टक नियम, 8 ईठा। तो अष्टक नियम हो गया और इसका नियम रचना हो गया। तब ऐसी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे रहा है, दूसरे को दे रहा है, इसलिए ये हुआ धनात्मक, विद्युत धनात्मक हुआ। इसी प्रकार से अब Mg यदि हम लिखते हैं 12 2 8 2, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 का त्याग करेगा, तो इस पे क्या होगा? ये धनात्मक गुण होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, Mg पे प्लस प्लस। और ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो Na पर 1 प्लस। इस प्रकार से यदि हम देखना चाहते हैं अल्युमिनियम का, L13 2 8 3, अंतिम कक्षा में अष्टक से 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हो जाएगा 3 का त्याग करेगा, L प्लस प्लस प्लस। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जितने भी धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो उसको हम विद्युत धनात्मकता बोलते हैं। तो सभी धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। तीसरा गुण, जितनी भी धातुएं जो होती हैं वो आघातवर्धनीय होती हैं। तीसरा गुण क्या है? आघातवर्धनीयता का। ये आघातवर्धनीयता क्या है? तो उसको जब हम हथौड़ा से अंत से पीटेंगे तो उसका पतला चादर बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए ये लोहा पहले उस रूप में था, इसको हथौड़ा से पीट करके पूरा पीटते इसको ऐसे पतला ये चादर जैसा बना दिया गया। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। ये आघातवर्ध होते हैं। पीटेंगे तो वो चूर चूर नहीं होगा, भंगुर नहीं होगा। हाँ, जो भी ये गुण हो बताया जा रहा है, ठीक इसका अपोजिट नॉन मेटल में होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अधातु में कितने होंगे? 4 5 6 7 8 इस तरह से होंगे। धातु विद्युत धनात्मक होती हैं, तो अधातु में क्या होंगी? विद्युत ऋणात्मक होंगी। जो धातुएं होती हैं वो आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब पीटेंगे तो पतला चादर बन जाएगा। और अधातु में क्या होगा? वो चादर नहीं बनेगा, भंगुर होती है। इस तरह से अब देखते हैं इसका चौथा गुण। अब देखे होंगे इस तरह से, ये इसको हमने पिछले क्लास में दिखाया भी था कि ये जो है वो ये क्या है? ये तांबा का तार है। तो ये तार, ये पतले पतले तार कैसे हुए? इसको तान करके धातु जो होती है ना, वो तन्य होती है, उसको तान करके खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। बहुत ही पतला बारीक तार बनाया जा सकता है, जैसे हमारी आवश्यकता है उससे बना सकते हैं। तो उस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं मैक्सिमम। कुछ अपवाद में भी हैं, कुछ धातुएं होती हैं कि जो तन्य नहीं होती हैं, जैसे शीशा या भंगुर होता है, चूर चूर हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती है, उसको तार बना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यदि सोना है तो 1 ग्राम सोना, आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कम, मतलब कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं तन्यता कितना अधिक होता है सोना और चांदी का। इसी प्रकार से नेक्स्ट गुण जो आता है इसका, तन्यता के बाद में आता है द्वरणांक का। ये द्वरणांक और क्वथनांक क्या होते हैं? द्वरणांक
द्रव में बदलना है, द्रव प्लस अंक द्वनांक होता है। तो क्वथनांक, क्वथन प्लस अंक, जिस न्यूनतम ताप पर या जिस ताप पर कोई जो ठोस पदार्थ है उसको गर्म करते हैं और द्रव अवस्था में पिघलने लगता है तो उसी को हम द्वनांक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोहा ले लिए, इसको हमको पिघलाना है, द्रव में बदलना है, गर्म करेंगे। तो गर्म करते कितना ताप गर्म करेंगे कि ये द्रव अवस्था में आ जाए, कितना टेम्परेचर जाए, बहुत इसको गर्म करना पड़ेगा। वो लगभग 1535 डिग्री सी, 1535 डिग्री से गर्म करेंगे तो यह जो है द्रव में बदलने लगेगा। तो इस प्रकार से द्वनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद में भी है, जैसे आप इसका अपवाद सुनना चाहिएगा। तो जो अपवाद होता है जैसे कि सोडियम होता है या पोटेशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ये इनके द्वनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। तो ये अपवाद में स्टूडेंट्स हैं और हर में से अपवाद है, तो ये अपवाद में है। तो द्वनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, चलते हैं ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता पर। जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। यानी कि इनका ये भौतिक गुण हो गया कि जब यदि हम हिट करेंगे उसको तो उसका वो चालन करेंगे। प्रैक्टिकल दिया हुआ आपके आपके पाठ्य पुस्तक में, एक लोहा का रड लेना है, उसको स्टैंड पर फिट कर लेना है, एक मोम लेना है, मोम को उसमें सटा देना है, टच कर देना है उसमें, और फिर लोहा को हिट करेंगे, इधर हिट करेंगे तो क्या रहेंगे कि जब धीरे 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 ये लोहा गर्म हुआ तो ऊष्मा का चालन किया तो फिर ये पिघल कर मोम गिर जाता है नीचे। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है भारतीय बोर्ड में। तो ऊष्मा विद्युत सुचालक होती है। हाँ, कुछ अपवाद में भी है, जैसे ये देखिए, ये जो ये शीशा जो है, शीशा ये विद्युत ऊष्मा का चालन कम करता है, ये अपवाद में है, धातु है शीशा। ये इसको हम पिछले क्लास में ये किए थे, बताए थे कि पूछा गया था कि शीशा क्या है, धातु का धातु। बहुत स्टूडेंट्स लोग सोच लेते हैं कि शीशा जो है अधातु है। जी नहीं, शीशा जो है धातु है। हाँ, ये अपवाद में है कि यह ऊष्मा एवं विद्युत का चालन नहीं करता है या कम करता है, बहुत कम करता है, और पिटने पर इसको भंगुर हो जाता है, चूर्ण चूर्ण होता है। अपवाद में इसका है, इसका और धातुई गुण है। तो इस प्रकार से जितनी भी धातुएं होती हैं और विद्युत के सुचालक होती है, कुछ अपवाद में है। एक बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, देखिए ये तांबा का तार है, ये विद्युत का चालन करता है। तो इससे बचना जब होता है, इसके ऊपर ये क्या है, ये प्लास्टिक लगा हुआ ना, ये कुचालक होता है, लेकिन ये सुचालक है। तो इससे बचने के लिए धारा के प्रभाव जो होता है, जो खतरा जो होता है, तो उससे बचने के लिए इसे प्लास्टिक कवर कर देते हैं। तो ये क्या चीज है, कैसा प्लास्टिक किया है, ये पीवीसी। क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये ऊपर में परत होता है, ये कुचालक है और ये सुचालक है। तो धारा जो है, करंट का हम पर इफेक्ट ना हो, इसलिए इस पे कवर कर देते हैं इसको पीवीसी से। हाँ, इसमें अपवाद में क्या, कुछ अपवाद ऐसा है जैसे कि अधातुएं कुछ जो होती हैं विद्युत का चालन करती है। एक प्रयोग आपको करना है, क्या कीजिएगा, इससे पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल के एक ये छोर को ये छेल दिए हैं, यहाँ पे पूरा आपको ये नुकीला हो जाना चाहिए, और दूसरे इधर को इसका दूसरा छोर भी छेल देंगे इसको, ठीक है। और इसके करने के बाद में इधर से इधर तार जोड़ करके लाइन भेजेंगे, देंगे, लाइन जाता है। जिससे सिद्ध हो जाता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक है। लेकिन हाँ, ग्रेफाइट अपवाद में है। इसी प्रकार से अब जो होती है चमक की बात होती है। तो आप देख चुके हैं कि धातुएं जो होती हैं उनमें विशिष्ट चमक होता है। सुनहरा कलर का आप देख ही चुके हैं। लोहा का कुछ कलर अलग होता है और इस तरह से चांदी का अलग होता है। तो कुछ इसमें भी अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो चमकीला होता है लेकिन अधातु है। इसी प्रकार से और भी अपवाद हो सकता है, जैसे आयोडीन है, वो भी चमकीला होता है लेकिन अधातु है।
ठीक है। तो इस तरह से जो धातु होते हैं उनमें धातु चमक होती है और उस विशिष्ट चमक के आधार पर हम उसकी पहचान कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमको बताइए आप लोग कि जो बर्तन होते हैं अल्युमिनियम का या तांबा का, जस्ता का, तो बर्तन इन धातुओं क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा का चालन करते हैं, ताकि उसको हीट दिया जाए तो उससे भोजन पक सके, उसका चालन कर सके। ठीक है। तो ये अब जो है इसके 8वें गुण को हम देखेंगे, वह है कठोरता। क्या है? कठोरता। ऊपर लिख रहे हैं। मैक्सिमम धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। कठोर से तात्पर्य क्या है? आज से मतलब कि सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। ये हार्ड है, ये जो है हार्ड है, काफी कठोर है, ये सॉफ्ट नहीं है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो कठोर होती है। हाँ, अपवाद में भी है, जैसे कि सोडियम है या पोटेशियम है, वो कठोर नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। लेकिन मैक्सिमम धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। अब इसके बाद में क्या है? ध्वनि। ध्वनि से मतलब क्या है कि जो धातु जो होती है उनको यदि हम पीटेंगे, धातु को पीटेंगे ना, ये आवाज, विशिष्ट आवाज होती है धातु में, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इसका ये गुण हो गया। और नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आपको पढ़ना है घनत्व के बारे में। तो जितनी भी धातुएं होती हैं मैक्सिमम में धातुओं का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। उच्च मतलब ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि सोना की बात करें तो सोना जो है उसका घनत्व होता है 19.3 ग्राम प्रति cm3। सोना का घनत्व होता है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनका घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम का उच्च होता है। कुछ अपवाद में भी है। हाँ, भौतिक अवस्था क्या होगा धातु का? तो भौतिक अवस्था आप देख रहे हैं कि ये लोहा है ठोस अवस्था में है, सोना है ठोस अवस्था में है, चांदी है ठोस अवस्था में है। तो मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं उनकी अवस्थाएं जो हैं वो ठोस हैं। एक अधातु ऐसा है द्रव अवस्था में है, वो कहाँ है? वो द्रव अवस्था में होना ना पारा है, यहाँ पर भी है। हाँ देखिए, ये इसमें जो चमकीला पदार्थ आप देख रहे हैं, ये थर्मामीटर है। इसमें चमकीला पदार्थ जो भरा हुआ है ये है पारा, Hg। तो पारा धातु है और द्रव अवस्था में होता है। तो सभी की भौतिक अवस्था जो है ठोस का है। जितने भी धातुएं हैं उनकी भौतिक अवस्था जो कैसा है? ठोस का है, ठोस अवस्था में होती है। एक जो है वह द्रव अवस्था में होता है, वह क्या है? पारा, Hg। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हम लोग जो धातु का भौतिक गुण है उसका हम लोग अध्ययन किए। कौन कौन से भौतिक गुण है उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लें। पहला है कि धातु का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जब लिखेंगे तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि इधर आपको सोडियम क्लास कितने होते हैं? 11, 2, 8, 1 होगा। मैग्नीशियम 2, 8, 2 तो 2 होगा अंतिम कक्षा में। अल्युमिनियम 13, 2, 8, 3 तो 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा गुण, विद्युत धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती हैं। तीसरा, आघातवर्धनीयता यानी कि आघातवर्ध होता है, पीटने पर उससे ज्यादा बन जाएगा। तन्यता, तान करके तार बना सकते हैं। मालूम है आपको 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तक तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर तक। तो सोना और चांदी सर्वाधिक तन्य होती है। द्रव्यमापक और क्वथनांक काफी उच्च होता है इनका। ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं। इनमें विशिष्ट चमक होती है। भौतिक अवस्था ठोस होता है। घनत्व तो काफी उच्च होता है। धातुएं कठोर होती हैं और पिटने पर इनमें विशिष्ट आवाज उत्पन्न होती है। तो ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो धातु के, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण है। अब थोड़ा सा हम एक बात को यहाँ पे विस्तार करना चाहेंगे। वह पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब हम उसको लिखते हैं, धातुओं को बांटते हैं, तो उनके अंतिम कक्षा में
1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं। और ये जो होती है इसके कारण ये विद्युत धनात्मक होती है। थोड़ा सा इसको और समझने का हम प्रयास करेंगे। ये देखिए, निष्क्रिय गैस आपको मालूम होगा, रसायन से आप पढ़े हैं। हे ने आके जीरे, हे ने आ के जी रे। ये क्या है? ना के जी रे, हे ने आ के जी रे। हे मतलब क्या है? मतलब कि हीलियम है। ने नियोन है। आ से कौन सा तत्व होता है? आर्गन। क्रिया से क्रिप्टन। जन से Xe जेनॉन। और Rn से रेडॉन। इसको कोड कर लिए, कोडिंग कर लिए, हेने आके जीरे, हेने आके जीरे। मतलब कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये सभी निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस मतलब कि अभिक्रिया नहीं करेगा, दूसरा से क्रिया करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? जैसे हीलियम होता है तो हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हीलियम का 2 होते हैं। तो पहला कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन में कहेंगे। तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, फिर से तो देखने में बता रहे थे आप लोगों को कि हीलियम जो है, हीलियम के पास में मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर यह स्थायी होता है, निष्क्रिय गैस है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए, ये हो गया हीलियम का नाभिक और ये हो गया इसका सेल। ये पहला सेल है। पहला सेल में एक होता है सूत्र 2n², मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सूत्र से कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किस कक्षा में। तो यदि n 1 है तो n 1 है तो यहाँ पर 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 1 बराबर 2 आ गया। मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रह सकता है। तो 2 रह सकता है और 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसलिए अस्थायी होता है। मतलब कि पूर्णतः भरा हुआ है, s ऑर्बिटल इसका पूर्णतः भरा हुआ है, इसलिए ये क्या होता है? अस्थायी होता है, कि सब क्रिया नहीं करता है, इसलिए निष्क्रिय गैस है। इसी प्रकार से आप नियोन को देख सकते हैं। नियोन कितना होता है? 10 होता है। तो 10 तो बांटिएगा तो 2,8, यानी इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अस्थायी होता है, कि सब क्रिया नहीं करता। इस तरह से निष्क्रिय गैस है। इसी प्रकार से आर्गन का होता है 18 तो 2, 8, 8, इसके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टन 36, 2, 8, 18, 8, 8, 10, 18, 36। इस प्रकार से जेनर का होता है 54, 2, 8, 18, 18, 8। और रेडॉन जो होता है इसका होता है 86। इसके वजह 2, 8, 18, 36, 18, 8। इन सब में हम क्या देखते हैं? इन सब में हम ये देखते हैं कि अंतिम कक्षा में हीलियम को सिर्फ छोड़ करके, हीलियम में एक चूंकि सेल है, आप पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 2n² सूत्र से। दूसरा सेल में कितना रहेगा?
पहला सेल दूसरा सेल कितना में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 सेल है तो 2n स्क्वायर, तो 2 और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तीसरा में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18। चौथा कितना रहेगा, जितना कहा जाएगा उसका वर्ग करके 2 से गुणा करना है, 2n स्क्वायर सूत्र। तो तीसरा में कितना होगा, कर लीजिए, 3 3 9 दूनी 18। चौथा में कितना होगा, सेल में कहा जाएगा चौथा सेल इलेक्ट्रॉन संख्या, 4 4 का 16 दूनी 32। पांचवा में कितना रहेगा, 50 25 दूनी 50। इस प्रकार से ये जो सेल है उसमें किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका सूत्र हो गया 2n स्क्वायर। तो पहला में 2n स्क्वायर पे आता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 ऑलरेडी इसके पास है, इसलिए अस्थायी होता है, निष्क्रिय होता है, किसी अभिक्रिया नहीं करता है। और नियॉन हो गया 10, 2 8, 10 हो गया। तो इस अंतिम कक्षा में इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी अस्थायी होता है। सबके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो निष्क्रिय गैस इस तरह से एक और है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, ऑक्टियम। एक होता है ऑक्टियम, 118वां तत्व है। तो इस प्रकार से ये सभी निष्क्रिय गैस है। और सभी धातुएं अथवा अधातुएं या कोई भी तत्व वो चाहता है कि हम अपना नजदीकी निष्क्रिय गैस की भांति रचना बना लें, इसलिए वो अभिक्रिया करता है। सभी अस्थायी होना चाहते हैं अपने नजदीकी निष्क्रिय गैस की भांति। एग्जाम्पल हमने लिया था ना सोडियम का, कि सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। इनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 1। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक अधातु ले लेते हैं Cl17, 2 8 7। अब देखिए 8 की ठाट, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इसको, क्लोरीन को। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितना रचना हुआ, Na पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na प्लस और 10, 2 8। अंतिम कक्षा में Na का 8 हुआ ना, अष्टक पूर्ण हुआ। नियॉन जैसा रचना बनाता है अस्थायी होने के लिए, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये अस्थायी हुआ। इस तरह से Cl17 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, धातुएं ये Na कोई धनात्मक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए अधातुएं क्या हो गई, सभी अधातुएं ऋणात्मक होती हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है Na प्लस और Cl इलेक्ट्रॉन लिया Cl पर माइनस। इस प्रकार से NaCl बनता है। हमको क्या बतलाना था कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रदान करती हैं। तो ये प्रदान किया तो प्लस चार्ज हुआ, और ये जो क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा से लिया इसलिए माइनस चार्ज हुआ, ये ऋणात्मक हुआ। तो धातुएं क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक, और अधातुएं क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।